Okay, now in this video of class 11th revision, we'll be learning about input and output as well as the numpy arrays. ठीक है. So सबसे पहले हम लोग input and output देखते हैं. So for that I'll open the IDLE. Okay. Now यहाँ पे जब आप हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं, नॉर्मली हम कोई वैल्यू अगर डायरेक्टली डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू 10, तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि x की वैल्यू जो है वो हम फिक्स कर देते हैं कि 10 है. ठीक है. लेकिन अगर हम कोई वैल्यू हमें कोई वैल्यू फिक्स नहीं है और हम यूजर से लेना चाह रहे हैं वैल्यू. ठीक है. जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम लोग बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि यूजर से हम लोग कोई वैल्यू लें और उसके बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं. सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. ठीक है. हम किसी चीज का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लेंथ यूजर से लेना है, ब्रेथ यूजर से लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और हम शो कर देंगे तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है. तो यूजर से कोई भी चीज इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम वैल्यू इक्वल फिक्स नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे. तो वो फंक्शन कैसे हम यूज करेंगे देखते हैं. तो आप वेरिएबल ले सकते हो, बट जो वेरिएबल होगा वो मीनिंगफुल वेरिएबल होना चाहिए. मीनिंगफुल का मतलब हो गया कि उसका नाम इस तरीके से लो ताकि आपको प्रोग्राम में समझ में आए कि इसके अंदर क्या स्टोर है. यू कैन यूज एल इज इक्वल टू ऑल्सो, यू कैन यूज लेंथ इज इक्वल टू ऑल्सो, इट इज अप टू यू. बट इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब है उसके नाम के अंदर आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल कैसा भी, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और नंबर्स यूज कर सकते हो. ठीक है. तो अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके अंदर फिक्स नहीं करेंगे वैल्यू, हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इनपुट. लेकिन ये इनपुट स्मॉल लेटर में है क्योंकि पाइथन आपका केस सेंसिटिव है. अगर आपने ऐसे इनपुट लिखा तो ये गलत है, आपने आई कैपिटल कर दिया. आपको पूरा स्मॉल लिखना है. आपने पूरा लिखा इनपुट, देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है. देन ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो यूजर को मैसेज देना चाहते हो, जैसे आपने बोला एंटर लेंथ, तो ये जो यूजर को मैसेज आप देना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप यहां पे लिखोगे और डबल कोट क्लोज करोगे और ब्रैकेट बंद करोगे. ये सिंपल सा तरीका है यूजर से इनपुट लेने के लिए. तो अगर आपने यूजर से इनपुट लिया, जैसे मैंने बोला लेंथ इज इक्वल टू, और मैं अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखोगे कि वो पूछ रहा है एंटर लेंथ. अब यूजर यहां पे लेंथ की वैल्यू डालेगा. तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग इस इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं. लेकिन आपने देखा होगा कि जो ब्लिंकिंग हो रही है बिल्कुल एच के बाद हो रही है, कोई स्पेस नहीं है उसके बाद. बिल्कुल डायरेक्टली हमें टाइप करना है, यहीं पे टाइप करना पड़ेगा. लेंथ फॉर एग्जांपल 78 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी है, तो डायरेक्ट वहीं टाइप करना पड़ेगा. एंटर प्रेस करते ही ये जो 78 वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे डाली है 78, तो जो भी यूजर ये वैल्यू जो डालेगा, ठीक है, 1 सेकेंड, या सो जो भी ये यूजर यहाँ पे 78 वैल्यू डालेगा, ये आपका इस फंक्शन की वजह से आई है. तो ये जाके स्टोर कहां हो रही है, इक्वल टू के लेफ्ट में कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है लेंथ. तो अगर आप इस फंक्शन इस लेंथ को प्रिंट करते हो, इस लेंथ को आप प्रिंट करते हो, तो उसके अंदर आपको वो 78 शो करेगा. तो मेमोरी में इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई है 78 जो यहाँ पे हमने लिखी है. ठीक है. सो अगर अब मैं इसमें लिखता हूं खाली LENTH, तो यू कैन सी 78. लेकिन एक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये 78 तो शो कर रहा है, लेकिन 78 के साथ में यहाँ पे ये सिंगल कोट्स दिखा रहा है. मतलब ये जो 78 है इसके दोनों साइड में सिंगल कोट्स शो कर रहा है. ये सिंगल कोट्स है क्या चीज, ठीक है. सो ये जो सिंगल कोट्स है, ये जो सिंगल कोट्स आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इसका जो लेंथ है ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ना कि कोई इंटीजर या फ्लोट. अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, ये सब कुछ भी करना आप चाहते हो, तो उस केस में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आपको करना है, तो उस में आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए या फ्लोट वैल्यू चाहिए. लेकिन सिंगल कोट्स अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है. इट इज नॉट एन इंटीजर और फ्लोट वैल्यू. सो यू कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशन. मैं आपको समझाता हूं एक तरह से, और कि अगर मान लो लेंथ के अंदर 78 है, तो अगर मैं इसको शो करता हूं लेंथ
इंटू टू, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका 78 इंटू 78 आ रहा है, मतलब 78 78 दो बार शो कर दिया, इंस्टेड ऑफ इट शुड शो 78 इंटू जो टू, इसका जो आउटपुट होगा वो होने की बजाय इट इज रिपीटिंग द सेम नंबर। अगर मैं कुछ और लेता हूं, लेंथ डिवाइड बाय टू, तो नाउ इट इज गिविंग एन एरर। तो you cannot do any calculation on this 78 which is inside a single quotes because it is a string. So अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो और उस पे आगे उसको आप इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब आपने लिखा लेंथ इक्वल टू, जब आप इनपुट लिख रहे हो तो आपने इनपुट लिखा और आपने लिखा एंटर लेंथ जैसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं था, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ तो जब आप इनपुट लिया तो वहां पे स्पेस नहीं था, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, कॉलन दबा दिया, मैंने कॉलन लिख दिया ताकि वो प्रिंटिंग में वो भी आए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो इनपुट लिखा है, इसको हम लोग इंट, एक फंक्शन होता है इंट, स्मॉल लेटर्स में लिखना पूरा, तो इस पूरे को इस पूरे जो हम लोगों ने इनपुट वाली जो लाइन थी, ठीक है, इस पूरी वाली जो लाइन है इसको हम लोग स्टोर करेंगे एक इनपुट फंक्शन के अंदर। तो इंट लिखा हमने, और इंट के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज करना है, ये समझाने के लिए कि ये एक जो भी हम इनपुट यूजर करेगा उसको वो इंट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जब मैं एंटर प्रेस करता हूं, एक तो सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि इकट्ठा यहाँ पे स्पेस, मतलब यहाँ पे आउटपुट इनपुट नहीं ले रहा है, यहाँ पे पहले गैप है, फिर उसका कॉलन है, फिर उसके बाद एक और गैप है, उसके बाद वो यूजर से हमसे इनपुट ले रहा है। अब अगर मैं इसमें 78 डालता हूं तो वही सेम प्रोसेस हो रहा है, 78 स्टोर हो गया, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं लेंथ को, ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट कि अब इस लेंथ के अंदर सिंगल कोट्स नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक इंट वैल्यू है, ये आपका एक इंट वैल्यू है, लेकिन ये वाले जो थी ये एक इंट नहीं था, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू था। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हो तो आपको इनपुट अगर खाली लिखते हो तो वो हरदम उसको स्ट्रिंग में ही लेगा, लेकिन अगर आप उस इनपुट फंक्शन को इंट एक फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर देते हो तो वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकें। अब मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मान लो बोलता हूं 78 इंटू टू, जो हम लोगों ने पहले भी किया था, सॉरी नॉट 78, लेंथ इंटू टू, सॉरी लेंथ इंटू टू का अगर मैं करता हूं तो अब ये 78 78 दो बार शो नहीं करेगा, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करेगा। सो यू कैन सी द 156। तो अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी चीज करनी है तो उसके लिए आपको उसको इंट या फ्लोट के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा अपने इनपुट फंक्शन को। सो जब आप इनपुट फंक्शन को इंट में एनक्लोज करोगे तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ब्रेथ लेते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू, तो अगर मैं इसको फ्लोट में बदलना चाहता हूं तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्लोट, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद यूजर को हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई नीचे क्या शो करेगा। तो जैसे हमने लिखा एंटर ब्रेथ, ठीक है, कॉलन यहाँ पे स्पेस में छोड़ रहा हूं ताकि आउटपुट में सही शो करे। ये इनपुट बंद हुआ और ये फ्लोट बंद हुआ। एंटर प्रेस करेंगे तो फ्लोट में मैंने बोला 67। अब अगर मान लो नॉर्मल 67 भी लिखा है, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करता हूं, इफ आई जस्ट प्रिंट इट, नाउ यू कैन सी it is also having a point, but when I use this length it didn't have that point because this is integer। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि डाटा टाइप्स के बारे में, तो जब आपका डायरेक्ट नंबर है विदाउट पॉइंट तो वो इंटीजर है, लेकिन अगर नंबर है और उसमें पॉइंट है तो वो आपका फ्लोट हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें तीन चीजें सीख ली कि एक तो इनपुट जो फंक्शन होता है वो यूजर से हम इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जो भी उसमें यूजर टाइप करेगा वो हरदम आपकी स्ट्रिंग लेता है। अगर हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दे तो उस पूरे इनपुट को हम लोग
एनक्लोज कर देंगे। एनक्लोज का मतलब हो गया इंट यहां से शुरू किया, ब्रैकेट ओपन किया और लास्ट में बंद किया ये, ठीक है। सो हम उसको एनक्लोज कर देंगे अपने इसके अंदर, ये इस इंट के अंदर एनक्लोज कर देंगे, ये लास्ट में क्लोज हो गया। अगर आप उसको उस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने फ्लोट लिखा, कर्ली पैरेंथेसिस ओपन किया और लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, तो बीच में इनपुट आ गया, तो ये आपका स्ट्रिंग है और ये बाद में स्ट्रिंग लेके उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और ये स्ट्रिंग लेके इंट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हो इंट और फ्लोट कुछ भी, तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा आपका। सो ये 3 तरीके से आप इसमें इनपुट ले सकते हो। इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप बिना कन्वर्जन के भी इनपुट ले सकते हो अगर आप वो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो यूजर से। सो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो या इंटीजर वैल्यू ले रहे हो या फ्लोट वैल्यू ले रहे हो। नाउ अब हम लोग को समझ में आ गया कि इनपुट कैसे लेना है। अब आते हैं आउटपुट शो करने के लिए। अगर आप आउटपुट शो करना चाहते हो तो आउटपुट शो करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। तो जब आप जैसे इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट यूज करते हैं और इक्वल साइन जरूर होना चाहिए इनपुट के टाइम पे, ताकि उसमें जो भी वैल्यू हो वो उस वेरिएबल में चली जाए, स्टोर हो जाए एक तरह से। तो यूजर ने जब 67 टाइप किया तो 67 विल गेट स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल ब्रेथ। तो ये इक्वल होना जरूरी है जब हम इनपुट लिखते हैं। लेकिन जब प्रिंट लिखते हैं तो कुछ भी इक्वल की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट लिखो खाली, और आप क्या प्रिंट करना चाहते हो कुछ भी। जैसे मैंने बोला द वैल्यू ऑफ लेंथ इज, तो अब मैं उसके आगे लेंथ की जो वैल्यू वो शो करना चाहता हूं। तो क्योंकि वो एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, ये वेरिएबल है जिसके अंदर लेंथ स्टोर्ड है, LENGTH। तो जो भी वेरिएबल है उसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं डालोगे। जब भी आप प्रिंट यूज करते हो आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपने सिंगल कोट से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल कोट स्टार्ट किया, लास्ट में सिंगल कोट्स क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद आप कॉमा दोगे। कॉमा तब आप यूज करते हो जब दो चीजों को ज्वाइन करना आपस में। तो यहां पे कॉमा के बाद जब हम लेंथ लिखेंगे तो ये लेंथ जो है ये सिंगल कोट्स में मैंने नहीं लिखा। हम ये भी देखते हैं कि अगर मान लो मैंने लेंथ को भी सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दिया तो क्या होगा। उस केस में अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूं तो नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ लेंथ इज, तो यू कैन सी दिस कि जो ये वाला पोर्शन है द वैल्यू ऑफ लेंथ इज, तो ये आपका सिंगल कोट्स में है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ लेंथ इज। उसके बाद यहां पे जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो यहां पे स्पेस आ गई। अब जो ये कॉमा है, इस कॉमा से प्रिंट के अंदर जो कॉमा होता है उस कॉमा से हमारा मतलब होता है एक स्पेस। तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया उसने, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो काफी गैप है बीच के अंदर, ठीक है। इज और लेंथ के बाद में बीच में 2 गैप है, मतलब 2 स्पेसेस हैं यहाँ पे। एक तो इज के बाद की जो स्पेस है और एक कॉमा की वजह से स्पेस है। फिर ये जो लेंथ है आप नोटिस करना, जो ये लेंथ है ये भी तो सिंगल कोट्स में ही है, तो ये भी एज इट इज प्रिंट हो गया। तो जो भी सिंगल कोट्स में होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज सिंगल कोट्स में नहीं है तो वो उसको ऊपर चेक करेगा कि उसकी कोई वैल्यू है क्या, कोई वेरिएबल ऐसा है मेमोरी के अंदर जिसके अंदर कोई वैल्यू है, तो उसकी वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो लेट्स ट्राई टू सी अनदर प्रिंट, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी अनदर प्रिंट। तो मैंने यहां पे लिखा, जस्ट रिड्यूस इट साइज अ बिट, या सो मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, या प्रिंट, और फिर मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ लेंथ इज। अब मैं यहां पे सिंगल को डायरेक्ट बंद कर रहा हूं, स्पेस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कॉमा अपने आप स्पेस दे देगा। हमारा इनपुट में अपने आप स्पेस नहीं आता है, यहां पे कॉमा जब हम देते हैं प्रिंट में तो ये कॉमा एक एक्स्ट्रा स्पेस अपने आप ले आता है, तो इसके बाद मैंने यहां पे स्पेस नहीं दी। इसके बाद मैं लिखता हूं LENGTH और ब्रैकेट बंद करता हूं। अब ये जो LENGTH है यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, तो अब इससे क्या होगा जब मैंने इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, तो ये इसको एक वेरिएबल समझ रहा है। नाउ इट इज नो लॉन्गर अ वैल्यू, इट इज अ वेरिएबल। नाउ इट विल ट्राई टू गो एंड चेक इनटू द मेमोरी वेदर दिस वेरिएबल एग्जिस्ट। तो वो ऊपर चेक करते हैं हम लोग, तो ये देखो ये वेरिएबल है लेंथ, उसके अंदर क्या वैल्यू है,
यू कैन सी इट इज ऑलरेडी 78। हमने मल्टीप्लाई किया लेकिन इक्वल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक चेंज नहीं होती वैल्यू। तो लेंथ के अंदर 78 है, तो एग्जिस्ट कर रही है। तो इस 78 को वो यहां पे प्लेस कर देगा। तो आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ इज स्पेस देगा और 78 शो करेगा। So this is how the print actually works. So now if I just press enter, so you can see the difference here. So when we enclose anything in a single quotes, it is printed directly as it is, number one. When you don't enclose anything in a single quotes, then in that case it will try to search for that variable into the memory, and if it finds that variable in the memory, it will print the value inside that variable। ठीक है, तो दोनों में फर्क हो गया। ये आप कितने ही कॉमा लगा सकते हो, एक प्रिंट के अंदर। दोबारा हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ लेंथ इज सिंगल कोट क्लोज, सिंगल कोट बंद किया बिना स्पेस के, क्योंकि कॉमा अपने आप स्पेस हमारा लगा देगा। मैंने लिखा लेंथ, फिर मैंने कॉमा लिखा, फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं, उसके बाद फुल स्टॉप आ जाए और फिर उसके बाद आगे शुरू हो द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज, और स्पेस नहीं देंगे, कॉमा, और ऊपर जो ब्रेथ आपका है BREATH उसको हम प्रिंट कर दें। नाउ so now if I just press enter, you can see the output. Now let's try to understand this output. When I say the value of length is, so this is inside a single quotes, so in that case it will be printed as it is. So you can see the value of length is as it is print हो गया। स्पेस इस कॉमा की वजह से आ रहा है, ये जो कॉमा है उसकी वजह से ये स्पेस आ रहा है, और फिर ये जो 78 है ये इसकी वजह से आ रहा है, लेंथ की वजह से। फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप एज इट इज आ गया यहाँ पे। तो ये फुल स्टॉप, ये देख रहे हो कॉमा मैंने दिया था यहाँ पे, तो कॉमा की वजह से आप देख रहे हो 78 के बाद स्पेस है, फिर फुल स्टॉप है। देन द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज एज इट इज प्रिंट हो रहा है, जो यहां पर है। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये जो ब्रेथ है ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ब्रेथ ऊपर मेमोरी में 67 हम लोगों ने इनपुट किया था ये, and it printed as 67.0, so you can see 67.0. So you can put as many commas to join multiple things together when you actually want to print something. So this is how actually the print works. Print में और बहुत सारी चीजें होती हैं that we have studied in class 11, but in 12th we will just try to understand the usage, basic usage of the print command. तो हम लोगों ने पहले ये देख लिया कि इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट जब करते हैं तो वो हरदम स्ट्रिंग होता है, हम उसको इंट और फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एन इंट एंड फ्लोट फंक्शन। एंड व्हेन वी वांट टू प्रिंट एनीथिंग वी यूज प्रिंट, एंड कॉमा इज टू सेपरेट मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, और एक कॉमा से एक आपका एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। सो वी हैव लर्नड अबाउट द प्रिंट। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रिंट के बारे में स्टडी कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंपी एरेज। नाउ नंपी एरेज आपका जैसे हमारी एक लिस्ट थी बिल्कुल उसी तरीके से है। लेट्स क्विकली ट्राई टू रिकॉल व्हाट लिस्ट वाज। जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। तो आप एक से ज्यादा वैल्यूज को जब स्टोर कर सकते हो तो कैसे आप स्टोर करोगे, जैसे मार्क्स मैंने बोला था, तो मार्क्स इज इक्वल टू, और आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे अगर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। तो आपने बोला 56, 898, 45, 78, 83। तो ये 5 बच्चों के मार्क्स मेरे पास हैं। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मार्क्स मेरे स्टोर हो गए। इफ आई जस्ट प्रिंट दैट मार्क्स, इफ आई जस्ट राइट मार्क्स in interactive mode, so you will be able to see, and because these you can see the square brackets, so that means you will be able to understand and quickly revise, memorize that this is a list. अगर parenthesis होता तो वो टप्पल होता, कर्ली ब्रेसेस होता तो वो डिक्शनरी होता, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से पता चलता है कि ये एक लिस्ट है।
ठीक है। नाउ बिकॉज इट इज अ लिस्ट, you can store multiple values and you can see 5 values are there. Now numpy arrays जो होता है वो भी एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज numpy arrays का ये है कि इसके अंदर मेमोरी के अंदर जब भी हम लोग स्टोर करते हैं लिस्ट को, जो भी वैल्यूज, तो वो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर होता है। नॉन कॉन्टिजियस का मतलब मेमोरी, जैसे हमारी रैम है कंप्यूटर में, तो रैम के अंदर जहां भी जगह खाली मिलेगी वो वहां पे स्टोर कर देगा। तो 56 कहीं पे पड़ा होगा, 98 किसी दूसरी मैम रैम के अंदर ही होगा, लेकिन रैम में अंदर जहां खाली जगह मिलेगी 98 वहां डाल देगा। उसके बाद खाली जगह नहीं है तो कहीं दूसरी जगह जहां खाली मिलेगी वहां 45 डाल देगा। लेकिन जब हम नम्पी अरेज बनाते हैं तो नम्पी अरेज वो मेमोरी में डालेगा लेकिन वो इकट्ठा रखेगा सबको, तो नम्पी अरेज से स्पीड बढ़ जाती है आउटपुट की। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उस पर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके अंदर सारी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से, या सब में सारे नंबर्स में 5 ऐड करना चाहता हूँ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इफ आई जस्ट राइट मार्क्स +5, अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आई कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशन विद दीज नंबर्स। मैं इन नंबर्स पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास नम्पी एरेज है। सो नम्पी एरे और लिस्ट में यही डिफरेंस है, बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज, एक तो नम्पी एरेज में जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो कॉन्टिजियस होंगी, तो उसकी स्पीड मतलब एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरी एडवांटेज ये है कि हम नम्पी एरेज के अंदर कैलकुलेशंस कर सकते हैं लेकिन लिस्ट के अंदर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये लिस्ट हमारे पास है, अब नम्पी एरेज बनाते हैं। नाउ नम्पी एरेज को यूज करने के लिए ये ध्यान रखना कि यू विल हैव टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल। उस मॉड्यूल का नाम है नम्पी, और उसके बाद आपको लिखना है एज, और उसके बाद उसका एलियस नेम लिखना होता है। तो एलियस नेम आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहते हो। आप एनपी लिख सकते हो, आप कंप्लीट नम्पी लिख सकते हो। ये जो एलियस होता है यही नाम आगे कोडिंग में यूज होता है बाकी चीज को इस्तेमाल करने के लिए जो नम्पी के अंदर है। तो ये नम्पी मॉड्यूल जो है उसमें उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहो, आप एन यूज एज एन बी यूज कर सकते हो। आप नॉर्मल जो मतलब मैक्सिमम जो एलियस यूज होता है वो एनपी होता है। सो विल ट्राई टू स्टिक विद दिस कन्वेंशन कि हम लोग उसको एज एनपी ही करेंगे। वैसे करना चाहें आप एन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नम्पी पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट नम्पी एज एनपी कर दिया। अगर आप कंप्यूटर में बैठे हो और फर्स्ट टाइम आपने मतलब पाइथन इंस्टॉल किया है आइडियली python.org से, तो अगर आप इंपोर्ट numpy as np लिखते हो और कोई एरर आता है कि दिस मॉड्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एरर आता है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए आप सीधा cmd लिखोगे या कमांड भी लिख सकते हो पूरा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके और आप लिख सकते हो pip, और उसके बाद लिखोगे इंस्टॉल, और उसके बाद लिखोगे numpy। तो जब आप लिखोगे pip इंस्टॉल numpy, सो ये कमांड है numpy इंस्टॉल करने के लिए। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो इट विल ट्राई एंड चेक वेदर दैट मॉड्यूल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, सो ये मॉड्यूल ऑलरेडी वैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए उसने इसको इंस्टॉल नहीं किया। फिर भी अगर कोई वार्निंग आती है, जैसे मेरे यहाँ पे वार्निंग आ रही है, यू आर यूजिंग pip वर्जन 20.2.3, हाउएवर वर्जन इज अवेलेबल, यू शुड कंसिडर अपग्रेडिंग वाया द, तो ये कमांड इसमें लिखा हुआ है। तो कमांड है python -m pip install -upgrade। सो आप पूरा कमांड एज इट इज टाइप कर सकते हो। लेट्स ट्राई टू रीराइट द सेम कमांड। सो python.exe -m pip install -upgrade and then pip। if you just press enter, okay, so just write, अगर एरर देता है कि python does not found, तो आप खाली pip से स्टार्ट कर सकते हो। pip install, जस्ट आई थिंक, हाँ हम इसको -m हटा देते हैं, pip क्योंकि वर्क कर रहा है। तो आप इतना कमांड भी लिखोगे तो वो अपग्रेड हो जाएगा। सो इसमें जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर वो आप डायरेक्टली कमांड से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, परमिशन एरर आ रहा है। परमिशन एरर का मतलब है कि
मुझे जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ आई राइट pip बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दैट कमांड, सो द सिंपल कमांड इज numpy। अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये ऑलरेडी है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट सेज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड numpy nva, तो numpy पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, आगे हम लोग पांडास करेंगे, मैटप्लॉटलिब करेंगे, तो आपको सिंपल लिखना है pip इंस्टॉल, और जैसे पांडास करना है तो यू कैन राइट जस्ट सिंपली पांडास, बट जब हम मॉड्यूल करेंगे उसी टाइम करेंगे इसको इंस्टॉल, ठीक है। फाइन। सो इंपोर्ट numpy एज np हम लोगों ने कर दिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए मतलब इसमें एरेज का कॉन्सेप्ट है। एरेज का कॉन्सेप्ट मतलब आप वन सिंगल डायमेंशन में भी वैल्यूज डाल सकते हो, मतलब रोज एंड कॉलम्स नहीं, यू कैन से वन सिंगल लाइन ऑफ वैल्यूज। एक सिंगल लाइन ऑफ वैल्यूज को हम लोग 1 डायमेंशनल बोलेंगे, और अगर उसमें रोज भी हो और कॉलम्स भी हो, जैसे माइसिकल में टेबल होते हैं, तो उसको हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो 1 डायमेंशनल बनाने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई वॉन्ट टू स्टोर मार्क्स, बट उसको थोड़ा नाम अलग दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ मार्क्स एरे, ओके। क्योंकि यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी बना हुआ है मेरा लिस्ट के तौर पे, सो आई डोंट वांट टू टच दैट, तो वो अदरवाइज उस पर ओवरराइट हो जाएगा। तो मैंने दूसरा एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स एरे, और इज इक्वल टू करके आप लिखोगे np डॉट। अब ये जब np क्या हुआ, बिकॉज हम लोगों ने numpy मॉड्यूल को np के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो कोई भी इसकी चीज इस्तेमाल करनी होगी तो आपको np करके उसके बाद डॉट लिखाना है। तो np डॉट, और एक फंक्शन होता है इसमें एरे, तो ये बहुत कॉमन फंक्शन है। अगर आपको ये दिख रहा है कि सामने आ रहा है और इसमें कोई फंक्शन यूज करना चाहते हो तो एरे वाला जैसे फंक्शन है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट फंक्शन, और या फिर आप स्पेस ये टैब भी प्रेस कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। और एरे के बाद आप यहाँ पे बिकॉज इट इज अ फंक्शन, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने इनपुट फंक्शन देखा, प्रिंट फंक्शन देखा, इंट फंक्शन देखा, फ्लोट फंक्शन देखा, जिसके आगे भी ये पैरेंथेसिस लगते हैं तो ये हमारे फंक्शन होते हैं। टपल्स को छोड़ के, टपल को मत फंक्शन समझना, तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो, आर्ग्यूमेंट मतलब उसको इनपुट दोगे, तो इनपुट में हम ये वैल्यूज देना चाहते हैं कि ये वैल्यूज मेरी आएंगी, आई जस्ट कॉपी दिस वैल्यूज। तो ये एज अ लिस्ट ही आप दोगे, उसको वैल्यूज दोगे आप एज अ लिस्ट ही, लेकिन वो उसके लिए एक एरे क्रिएट कर देगा। आप डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज यू कैन इवन राइट सिंपल मार्क्स ऑल्सो, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हो या लिस्ट एक बना के और उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और वो यहाँ पे पास कर सकते हो, दोनों चीज पॉसिबल है। आपने जैसे एंटर प्रेस करोगे तो कोई एरर नहीं आया, एंड इफ आई जस्ट प्रिंट दैट, इफ आई यूज मार्क्स एरे, नाउ यू कैन सी दैट एरे। नाउ दोनों में अब डिफरेंस आपको मैं दिखाता हूं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यूज पास की है, सो वी हैव यूज दिस एरे एज अ फंक्शन, ओके, विच इज इनसाइड np, बिकॉज np हम लोगों ने ऊपर एलियस यूज किया है, एंड द आउटपुट जब भी एरे लिखा हुआ आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि ये numpy एरे है। लेकिन अगर मैं मान लो डायरेक्ट इसको लिखता हूं मार्क्स, इफ आई जस्ट राइट मार्क्स, नाउ दोनों में अब डिफरेंस हम देखते हैं। तो दोनों में फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जब एरे लिखा आ रहा है तो ये numpy एरे है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा तो ये आपकी एक लिस्ट है। तो अब ये पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है कि numpy एरे है। तो ये एक लिस्ट है, लेकिन ये वाला लिस्ट नहीं है, ये एक numpy एरे है, ठीक है। सो पाइथन के अंदर एरे यू खाली नहीं बोलते उसको, उसको numpy एरे, एज अ numpy एरे हम लोग यूज करते हैं, तो वी कॉल दैट एज numpy एरे। फाइन। वी कैन डू एनी कैलकुलेशन ऑन numpy एरे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था। लिस्ट में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सी प्रैक्टिकली कि इसका मतलब क्या हुआ, ओके। क्योंकि हमारे पास numpy एरे है जिसका नाम है मार्क्स एरे, अब मैं इसमें +5 करता हूं, ठीक है। पहले मैंने +5 किया था लिस्ट के अंदर तो उसने एरर दे दिया था, लेकिन अब मैं +5 करता हूं। नाउ यू कैन सी जो मेरे numpy यहाँ पे मार्क्स हैं सब में 5 ऐड हो गए, यू कैन सी दैट। 98 में 5 ऐड किया 103, 45 में 5 ऐड किया 50, 78 में 5 ऐड किया 83, 83 में 5 ऐड किया 88। सो यू कैन एक्चुअली सी
that 5 have been added to all the numbers which are stored inside numpy array. So we can do any numerical calculation on the numpy array, but we cannot do any numerical calculation on the list. That is the major difference between a list and a numpy array. ठीक है, numpy array के साथ आप दो चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है, एक तो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर सकते हो और कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस यूज कर सकते हो, बाकी सिंबल्स यूज नहीं होते हैं, तो विल सी दैट ऑल्सो। बट उससे पहले हम लोगों ने जैसे नंपी अरे में बोला कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो दैट इज हाउ इट इज बीन डन। अब ये हम लोगों ने जो एरे बनाया, ये वाला जो एरे बनाया, ये सिंगल डायमेंशन है, मतलब एक ही लाइन में सारी वैल्यूज है। आप अगर मल्टीपल लाइन में वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे। okay, so I will give it a name of 2 dimension, but this is an error. Who will tell me what is an error here? अगर मैं लिखता हूं 2 dim is equal to 5, इसमें एरर है, क्या एरर है? द एरर इज आपका आइडेंटिफायर के अंदर नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। DIM 2 लिख सकता हूं मैं, लेकिन 2 DIM नहीं लिख सकता, ठीक है। सो नेमिंग रूल वायलेट हो जाता है हमारा। फाइन, सो आई विल राइट हियर DIM 2 इज इक्वल टू, अब इसके अंदर एरे बनाना है, तो आप एरे बनाने के लिए फिर से वही यूज करोगे np डॉट एरे, लेकिन अब मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूं। फंक्शन है तो ब्रैकेट जरूर लगेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर ही वैल्यू हम इनपुट करेंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आप पहले अपना एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, क्योंकि इसमें एक ही आर्गुमेंट आ सकती है पूरी लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर छोटी छोटी लिस्ट आप प्रोवाइड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश हिंदी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स देना चाहता हूं, तो मैंने पहले बच्चे के इंग्लिश के मार्क्स लिखे, हिंदी के मार्क्स लिखे। अब मैं दूसरे बच्चे के मार्क्स लिखना चाहता हूं, तो ये जो मैंने पहले बच्चे के लिखे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अंदर ही क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको मैं स्पेस देखिए अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक तो ये एरे है, तो यहाँ पे ये गैप मैंने दिया, ये गैप दिया, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया ताकि आप समझ सको इस चीज को। नाउ इसको इधर ही कर लेते हैं, या दिस विल बेटर। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने पहले स्टूडेंट के, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। सो यहाँ पे आपका एरे जो है वो फंक्शन है, तो लास्ट में बिगिनिंग में ओपन किया पैरेंथेसिस और लास्ट में क्लोज कर दिया। फिर उसको लिस्ट ऑफ वैल्यूज देनी है, तो यू कैन सी लिस्ट ऑफ वैल्यूज देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होगा, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। लेकिन अब इसमें एक लाइन में वैल्यूज नहीं देनी, मल्टीपल लाइन में वैल्यूज देनी है मेरे को, तो मैंने एक अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स दे दिए पहले बच्चे के। अब मैं दूसरे बच्चे के मार्क्स देना चाहता हूं, तो इन दैट केस व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल पुट अ कॉमा हियर, एंड देन आफ्टर कॉमा आई विल बी प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द सेकंड स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी मार्क्स। तो दूसरे बच्चे के मैंने मार्क्स दिए 45 और 65। अगर इसी तरीके से मुझे तीसरे बच्चे के नंबर भी देने हैं, तो कॉमा लगा के और यहाँ पे आप तीसरे बच्चे के नंबर दोगे सेम इंग्लिश एंड हिंदी के, तो मैंने 90 लिखा और 45। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो पहले तो मेन बाहर लिस्ट है आपकी, है ये लिस्ट है, उसके अंदर 3 छोटी छोटी लिस्ट मैंने दे दी, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, आई विल जस्ट शो यू, ये एक लिस्ट है, मेन लिस्ट यहां से लेके यहां तक है। देन सेकेंड लिस्ट आपकी ये है, फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट आपकी ये है, और सेकेंड लिस्ट ये है, और थर्ड लिस्ट आपकी ये वाली है। तो यहां पे ये एक लिस्ट है खुद में, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए, ये आपकी डिफरेंट लिस्ट है, दिस इज अ सेकेंड लिस्ट एंड दिस इज अ फर्स्ट लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट जब हम यूज करते हैं, नेस्टेड लिस्ट उसको बोलते हैं, तो उससे आपका क्या क्रिएट होगा, उससे आपका एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगा। इफ आई प्रेस एंटर, कोई एरर नहीं आया। नाउ लेट्स सी द dim 2 हियर। नाउ यू कैन सी द dim 2। अब इसमें आपने नोटिस किया कि यहाँ पे ये आपके जो मार्क्स हैं, जो पहली लाइन थी वो इंग्लिश के मार्क्स हैं, ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन है 78, 65, 45 वाली लाइन जो है, ये आपके हिंदी के मार्क्स हैं।
सो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि टू डायमेंशनल होता क्या है. तो दिस इज हाउ द टू डायमेंशनल एरे इज बीइंग क्रिएटेड. सो ये सारे आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं. ये पूरी लाइन, फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट कॉलम वी कैन से, सेकेंड लाइन जो है वो हिंदी के मार्क्स हैं. ठीक है. तो आपने नेस्टेड लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, मतलब पहले आपको बाहर एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर 3 छोटी-छोटी लिस्ट, और हर लिस्ट के बाद आपको कॉमा देना है, सेपरेट करना है. लास्ट लिस्ट के बाद कॉमा मैंने क्यों नहीं दिया? बिकॉज़ उसके बाद कोई लिस्ट है नहीं. तो एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से सेपरेट करने के बीच में, दोनों के बीच में कॉमा होना चाहिए. दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो दिस इज अ टू डायमेंशनल एरे. तो फॉर क्लास 12th, आई थिंक this is all we have to understand for class 12th. Now we are ready to dive into class 12th syllabus from the next video. So okay, and thank you